चुनाव को लेकर आम जनता में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट अभी भी जारी नहीं हुई है, वहीं बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव को बीजेपी का टिकट दिया गया। लेकिन गजेंद्र यादव को टिकट मिलने से जनता सवाल कर रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान ने संवाददाता से चर्चा की। विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है। तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है चुनाव की, लोगों में उत्साह है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है काफ़ी जो है वो दिलचस्प होने वाला है, ऐसी चर्चा लोगों की ज़ुबान पर है। और चुनाव को लेकर के काफ़ी सारे लोग अपने अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं। कोई बीजेपी की चर्चा कर रहा है, अभी चूँकि कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए कांग्रेस की भी चर्चा है। लोगों को इंतज़ार है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब करेगी। चर्चा जिस तरीके से शहर में हो रही है, उस चर्चा में आज शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी, प्रदेश प्रवक्ता और जिला उपाध्यक्ष के एस चौहान, जो आज काफ़ी सारे मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं। खास मुद्दा जो आज हमारा है वो चुनाव का है। तो चुनाव को लेकर के आज हम आइए चौहान जी से चर्चा करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत सबसे पहले चौहान जी, आपको प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर हमारे पूरे साधना न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। और प्रदेश प्रवक्ता होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता है, दायित्व होता है। और ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी है और उसके पहले छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए ये दायित्व बहुत ज़्यादा हम लोग समझते हैं। और सही अच्छी बातें जागरूक करना और सही बातें जनता तक पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी होता है जी। प्रदेश प्रवक्ता, जिस तरीके से आपको प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, चौहान जी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे? क्योंकि हमने पहले भी देखा है, आप टीवी पैनलिस्ट थे, आप मुखर होके बिल्कुल बेबाक से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। चूँकि अब आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पार्टी को किस तरीके से इसके लिए आभार व्यक्त करेंगे? मैं अपने वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूं, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे मैं पूरा खरा उतरूंगा। और सबसे मेन बात क्या होता है वीना जी, कि इंसान को ये करवाना नहीं पड़ता कि वो गड्ढे से निकले, सिर्फ बताना पड़ता है कि वो गड्ढे में है। यथार्थ स्थिति आप बता दीजिए। और प्रवक्ताओं का या दूसरों का ये एक ही मतलब एक काम रहता है कि हम बता दें कि आपके हित में क्या है और आपके हित में क्या नहीं है। तो उसमें क्या है कि जजमेंट जो है, जो वो जनता को ही करने दें और जनता खुद ही अपना जजमेंट करके अपना निर्णय ले लेती है। चौहान जी, ये तो थी प्रदेश प्रवक्ता की बात, काफ़ी अच्छी बात आपने कही है। यहाँ पर चूँकि अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल बहुत करीब आ चुका है, बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस की तरफ से अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा था, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता आए थे, उनका कहना था कि ज़मीनी स्तर पर जो सक्रिय कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता को देखकर, उनके कार्यों को देख करके टिकट दी जाएगी। लेकिन यहाँ बीजेपी में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, गजेंद्र यादव जी का नाम बीजेपी से सामने आया। क्या लगता है आपको, कितने लोग गजेंद्र यादव जी को जानते हैं? देखिए, जो भी पहली बार खड़ा होता है उसमें ये नहीं होता है कि हम इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहला सवाल पूछा, उसी में दो सवाल आपके थे कि ज़मीनी कार्यकर्ता। तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया गया है और 43 ऐसे नए चेहरे उतारे गए हैं। अभी तक 85 टिकटों की घोषणा हुई है, जिसमें से लगभग 50% हमने नए चेहरे उतारे। वो कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो छप जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो छुप जाते हैं। तो ज़मीनी कार्यकर्ता जो होता रहता है वो छुपा रहता है, उसके बाद वो छपता है। जब वो कोई पोस्ट में आ जाता है, जब वो कोई चुनाव लड़ जाता है, कब वो जनप्रतिनिधि बन जाता है, तब वो सामने आता है। ऐसे में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन तो गजेंद्र जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ही कर्मठ वो कार्यकर्ता रहे, काफ़ी विगत वर्षों से रहे। और अभी प्रदेश में वो पदाधिकारी भी थे और काफ़ी सक्रिय हैं।
और ये सक्रियता उनकी दिखेगी, और जैसे जैसे चुनाव और ज़्यादा रंग अपना दिखाएगा वैसे वैसे सभी लोग उनको जान जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आ रही है, पार्टी ने ठीक है उन्हें सक्रिय कार्यकर्ता समझा, लेकिन लोगों की जुबान पर अभी जो है गजेंद्र जी पहचान अपनी नहीं बना पाए हैं। क्या कारण है इसका? खिलाड़ी की पहचान नहीं होती वीना जी, टीम की पहचान होती है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से टीम वर्क के ऊपर विश्वास रखती है। अगर कोई मान लीजिए कि कोई भारत के लिए कोई नया खिलाड़ी है, उसको देश तो पहली बार ही देख रहा है उसका खेल, लेकिन वो खेल पहले खेल के आ चुका है, वो अपनी दक्षता सिद्ध कर चुका है। इसी वजह से तो उसको खिलाड़ी बनाया गया, इसी वजह से तो उसको टीम में रखा गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम टीम जीते। टीम इंडिया को तो सब जानते हैं, कमल का फूल सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सब जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक खिलाड़ी है, उस भारतीय जनता पार्टी के तहत वो जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं, और जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के काम को देख के और उनको देख के ही वो वोट देंगे और उनके साथ ही जुड़ेंगे। चौहान जी, यहाँ पर एक बात खुल करके सामने आ रही है। मदन जैन जी जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। उनका स्पष्ट रूप से कहना, चूँकि वो कांग्रेस से ही हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि यदि शहर को डुबाना है तो इस बार विधायक को लेकर, अरुण वोरा को लेकर के आए। एक तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, दूसरा वो खुल करके धीरज बाकलीवाल और अरुण वोरा का विरोध करते, चाहे आप सामान्य सभा हो चाहे आम जनता के बीच हो, विरोध करते नजर आते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विधायक अरुण वोरा के जो दोनों पुत्र हैं, उनका जो है वो खुला यहाँ पर विरोध होता है, नगर निगम में पूरा हस्तक्षेप उनका रहता है। तो क्या धीरज बाकलीवाल जी को शो पीस बनाकर नगर निगम में महापौर बैठाया गया है? इन दोनों बातों को आप स्पष्ट करिए। देखिए, मदन जैन जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जी। और मदन जैन ही नहीं जी, वो दूसरे लोग भी जो मदन जैन जी जो बोल रहे थे वो दूसरे लोग भी बोलते हैं जी। और मदन जैन जी की और जो पीढ़ा है, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया है, जिस निष्ठा से वो अपनी पार्टी में लगे हुए हैं, और मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा है, तो उन्होंने ये बोला है कि मैं दल से नाराज़ नहीं हूँ या दल के अगेंस्ट में नहीं हूँ। दल के जो अरुण वोरा जी हैं, मैं उनके अगेंस्ट में हूँ, और वो दल से आज भी प्यार करते हैं अपने दल से। तो ये बात कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता की पीढ़ा में है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई लोग बोल देते हैं, कोई लोग चुप हो जाते हैं और किसी दबाववश हो जाते हैं, लेकिन मदन जैन जी में ऐसा कोई दबाव है नहीं। और जो भी उन्होंने बातें कही हैं, उनके अंतर तरंग से निकल के आई हैं बातें, उनकी वेदना से निकल के आई हैं बातें, और यही वेदना आज उनके कार्यकर्ताओं में भी होंगी, जिसको मतलब जो अरुण वोरा जी काम नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो ये बातें निकल रही हैं। और सिर्फ उनके दल के ही लोग नाराज नहीं हैं, अभी तो दुर्ग के जो विधानसभा की जो जनता है वो भी बहुत नाराज है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते। दूसरा आपका सवाल था कि धीरज बाकलीवाल जी उनके इशारों पे नाचते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि धीरज बाकलीवाल जी को उन्होंने ही बनाया है, और वो अभी बना के अपना रिटर्न्स ले रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने जागीर समझ के रख लिया है। इन्होंने दुर्ग शहर को अपनी जागीर समझ के रख लिया है वोरा जी ने, जो कि वो बोलते हैं कि मतलब मैं दुर्ग शहर को अपने हिसाब से चलाऊंगा, इसी वजह से तो वहाँ पर रखा है। ये काबिलों को नहीं, करीबियों को रखना चाहते हैं, और करीबियों को इसलिए रखना चाहते हैं कि अपने दबाववश उनसे अपना काम करवा सकें। और धीरज बाकलीवाल जी को भी एक बार ऐसा सोचना चाहिए। धीरज बाकलीवाल जी पर्सनली बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरे पर्सनल रिलेशन रहे हैं उनसे राइस मिल में। तो लेकिन ये एज ए जनप्रतिनिधि आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आपने जो किया है वो ये ठीक बात नहीं। आप अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जब बना दिया जाता है, जनता ने आपको जब बनाया है, किसी उम्मीदों से बनाया है, और आप सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की अगर चाटुकारिता में लगे रहेंगे,
एक परिवार को जो बोलेगा उठ उठ बैठ तो बैठ ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। धीरज बाकलीवाल जी को पर्सनली ये सोचना चाहिए और उनकी गुलामी से बाहर निकलना चाहिए जिसके लिए उनको जनप्रतिनिधि बनाया गया है। लेकिन वो गुलाम रहेंगे क्योंकि वो उनको पकड़ के उन्होंने बनाया है और उसकी वो स्तुति करते हैं, तो ये गलत है। और इसमें सबसे जो अहम जो गलती है वो वोरा परिवार की है जो ऐसा कर रहे हैं और अपने परिवारजनों को भी वहाँ पर लगाया हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है, ना धीरज बाकलीवाल जी को शोभा देता है, ना अरुण वोरा जी को शोभा देता है। चौहान जी, यहाँ पर एक सबसे अहम बात जो है वैशाली नगर को देखा जा रहा था। सबसे जो कहना चाहिए चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव में जो चर्चा का विषय था वो वैशाली नगर था। वैशाली नगर से अभी रिकेश सेन जी को टिकट मिला है, कहीं ना कहीं उनका काफ़ी विरोध हो रहा है। संगीता शाह, हमने देखा कि संगीता शाह जी के घर में लोग जा कर के उन्हें बता रहे थे, उन्हें समझाइश दे रहे थे। तो क्या ऐसा लगता है कि संगीता शाह जी जो है वो वैशाली नगर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, सभी की महत्वाकांक्षाएँ रहती हैं और जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारी है, अगर वो चाहता है तो वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मतलब सिर्फ एक विचारधारा के हिसाब से ही प्रमोट करती है और भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी टिकट दी जाती है तो हम सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा एंगलों से उनका सर्वे किया जाता है, इतने ज़्यादा एंगलों से सोचा जाता है वीना जी, तब जाके किसी को टिकट मिलती है। और सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं, आजू बाजू के सराउंडिंग में भी ये सोचा जाता है कि इस प्रत्याशी को यहाँ पर से अगर टिकट दी जाती है तो आजू बाजू के जगह में भी क्या असर पड़ेगा। और सिर्फ वैशाली नगर ही नहीं, 90 की 90 सीटें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये छत्तीसगढ़ के लिए। दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर जी का नाम सामने आया है। लोगों का कहना है कि ललित चंद्राकर जी जिस तरीके से उन्हें मैदान में लाया गया है तो कहीं ना कहीं साहू जी, जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है, उनका स्थान जो है वो खतरे में है। क्या लगता है आपको, क्या ललित जी इतने सक्रिय होकर के कार्य कर रहे हैं गाँव में कि 5 साल से जो मंत्री रहे हैं उनकी जो कुर्सी है डगमगाने लगी है? देखिए, ललित चंद्राकर जी को मैं अपने कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ और वो जब भी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे, जब वो कोई पद में नहीं थे, उसके बाद धीरे धीरे सक्रियता देख के उनको पद दिया गया और वो इतना धैर्य रखे और उसके बाद आज उनको टिकट मिली है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक धैर्य की जीत है, एक रेगुलर जो कार्यकर्ता जो लगा हुआ है उसकी जीत है और एक जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो उसकी जीत है। उसका परिणाम निश्चित ही रूप से बहुत ही अच्छा आने वाला है और न सिर्फ ये टिकट लेके आ गए हैं ऐसा नहीं है। ललित चंद्राकर जी हम भी देख रहे हैं कि और आप लोग भी जानते होंगे कि कई सालों से वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, दुर्ग ग्रामीण में लगे हुए हैं, दुर्ग शहर की भी बहुत ज़्यादा उन्होंने सेवा की है। अभी वो जिला महामंत्री थे, उसके तहत उन्होंने 5-6 विधानसभा में अपनी सक्रियता दिखाई, अपना काम किया और अपने अनुभव को साझा किया, अपने अनुभव का लाभ दल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया और छत्तीसगढ़ को दिया। तो निश्चित ही रूप से एक बहुत ही अच्छी फाइट देखने को अपने को मिलेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ललित चंद्राकर जी बहुत ही अच्छे मतों से वो जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो भी नाम चुन करके सामने आए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें योग्य समझा होगा, इस कारण से उन्हें विधानसभा चुनाव में जगह दी है, मैदान में उतारा है। किन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस का एक तरफ कहना है कि उनने जितने भी घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे वो सारे वादे अभी पूरा समय हुआ नहीं है, उन वादों को उन्होंने समय से पहले पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इस बार क्या नया रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आधार पे नहीं, हमने सर्वे करवाया और सुझाव मांगे
और जनता ने उसमें सुझाव दिया, उस सुझाव के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र होगा। और वो घोषणा पत्र होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के हित में ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के हित में होगा, उसमें ये बात रखी गई है तब। और घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा होगा जो कि सर्वहारा को विकास देगा, सर्वहारा के हित में होगा और भारतीय जनता पार्टी को एक सुशासन, छत्तीसगढ़ को एक सुशासन देगा। शहर विधायक अरुण वोरा को लेकर के अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। ये मैंने फिर से बोला कि अरुण वोरा जी तो खुद ही मतलब एक संशय जैसी पर्सनालिटी हैं और प्रत्याशी कोई भी हो किसी भी दल का वो सक्षम होना चाहिए। जब जनता उनको वोट देने जाती है ना तो उनकी बहुत उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदें हम एक गार्जियन के जैसे अपनी उम्मीदें जो हैं वो अपने मत पत्र में हम लोग डालते हैं। हमारी बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं जनता की, तो उस जनता की उम्मीदों पे कोई खरा उतरे ऐसे ही उम्मीदवार को उतारना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गजेंद्र यादव जी को या हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी को या विजय बघेल जी को, डोमालाल कोलसेवाड़े जी को या पूरे 90 विधानसभा में ऐसे ही लोगों को उतारा है। 75 पार का नारा चल रहा है भूपेश बघेल का, अब की बार 75 पार। इधर मोदी जी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। कितने विधानसभा में अपनी जीत कायम कर पाएगी बीजेपी? इनका इंटरनल सर्वे हुआ था जी, जिसमें से 37 विधायक जो हैं वो मतलब हार रहे थे। इनके जो अभी जो इनके विधायक हैं उसमें से 37 विधायक हार रहे थे और आपसी लड़ाई इतनी ज़्यादा है और 66% लोगों ने बोल दिया है कि अब हम सिर्फ पार्टी को देख के नहीं, वहाँ का जो जनप्रतिनिधि कौन खड़ा हो रहा है उसको देख के भी वोट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? और इस स्थिति में आप बोलते हैं कि 75 पार, वो बोलने के लिए सभी बोलते हैं, लेकिन जो यथार्थ की स्थिति है वो ऐसी नहीं दिखती है जी। ललित चंद्राकर जी की बात हो गई, गजेंद्र यादव जी की बात हो गई है, रिकेश सेन जी की बात हो चुकी है। यहाँ पर एक सवाल और काफ़ी अहम सवाल है चौहान जी की काफ़ी सारे लोगों ने इस बार आवेदन दिया था चुनाव में, अपने नामों के लिए काफ़ी उम्मीदें लगाई थी। क्या ऐसे जो काफ़ी समय से पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने नहीं समझा कि ये उस लायक है? देखिए, हर मिट्टी को ये हक है कि वो मूर्ति बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मिट्टी लायक है। जो लायक होगी वही मिट्टी जो है वो मूर्ति बनाई जाएगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे लायक नहीं हैं, लायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर जिस मिट्टी की मूर्ति बन जाती है उसकी आराधना हर पदाधिकारी और हर कार्यकर्ता करता है और वो इसलिए करता है कि वो मिट्टी के जरिए, वो प्रत्याशी के जरिए वो अपनी विचारधारा को आगे करेगा और बिल्कुल हक है। और आज जैसे कि हमारी 2019 में सभी के सभी लोकसभा की सीटें के जो प्रत्याशी थे, जो सिटिंग सांसद थे, उनको भी हटा दिया गया था, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? वो भी प्रत्याशी उसमें लगे और हम 11 में से 10 सीटें जीत के आए। ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर हक सभी को है, मांगे टिकट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक फाइनल हो जाता है तब हम उसके साथ लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है और एक अनुशासनात्मक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके तहत हम पूरे कार्य करते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। यहाँ पर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे विधायक जो हैं अभी उनका जो नाम है वो कटने वाला है। यहाँ पर भिलाई विधायक की बात करें यदि, हालांकि अभी कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन भिलाई विधायक का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या पार्टी उन्हें ये दायित्व सौंपेगी दोबारा? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का एक अंदरूनी अपना डिसीजन है, लेकिन भिलाई के लिए ऐसा प्रत्याशी आना, और जनता सब देख रही है
कि जनता ने ये देखा कि कैसे ईडी में उनका नाम आ रहा है, कैसे उन्होंने मतलब ये सब चीज़ें की हैं। और ईडी में नाम आना वो एक महज संयोग नहीं है। ईडी जो होती है वो कोई ऐसी पुलिस नहीं है कि जाइए वहाँ पर देख लीजिए कुछ है कि नहीं है और 1200 डायल कर दिया और पहुँच गई पुलिस पहुँच गई और वो देख रही है। ईडी पुख्ता पूरे सबूत को देख के, पूरे सबूत को जान के उसके बाद जाके कार्रवाई करती है। और कुछ निकला है, कुछ जो चीज़ें हैं वो पुख्ता फैक्ट्स उनके हाथ लगे हैं, सबूत हाथ लगे हैं, तभी तो जाके उन्होंने आगे की ईडी ने आगे की कार्रवाई की है। प्रेम प्रकाश पांडे जी का यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से उनके आदमियों ने जो बैनर पोस्टर लगे थे निगम कर्मचारियों पर हमला किया। जी, आपको जानकारी होगी शायद, निगम कर्मचारियों पर उन्होंने हमला किया है। क्या लगता है आपको, उनका ये करना उचित था? देखिए ये उनका पर्सनल एक कृत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी या भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी भी ऐसे कामों का ना ही तो वो समर्थन करता है और ना ही कुछ आदेश देता है। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है और व्यक्तिगत मामला भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हमें पूरा स्पष्ट नहीं है, तो ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है। ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता के.एस. चौहान, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी सारी बातें बताई, स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे कार्यकर्ताओं को चुन करके सामने लाई है जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का कहना जो है, जो उन्होंने आकर के यहाँ पर कहा था, वो यहाँ पर चौहान जी ने सच कर बताया है कि ज़मीनी कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता जो हैं उन्हें ही टिकट दी जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। जिस तरीके से लोगों में अभी चर्चा है कि गजेंद्र यादव है कौन, लेकिन यहाँ पर चौहान जी ने उस बात को भी स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चेहरे देख करके, काम देख करके, सारी चीज़ों को देख करके अपने प्रत्याशी उतारती है। निश्चित तौर पर ये प्रत्याशी जो है पार्टी के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जिस तरीके से प्रचार प्रसार अभी शुरू नहीं हुआ है, प्रचार प्रसार शुरू होगा तो सारी बातें और स्पष्ट खुल करके सामने आएंगी। विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक है, मतदान की तारीख भी अब नज़दीक आ रही है। देखते हैं जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और किसके सिर पर जीत का सेहरा होता है। साधना न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।